यूक्रेन और रसिया के वॉर को 1000 दिन हो गए। एक छोटा सा देश है यूक्रेन और एक बड़ा सा कंट्री है रसिया। हर पैरामीटर पे अगर आप यूक्रेन को रसिया से कंपेयर करेंगे तो यूक्रेन उसके सामने कहीं नहीं टिकता है। तो आखिर इतने दिनों तक वो इस वॉर में कैसे टिका हुआ है? तो पूरा विश्व जानता है कि यूक्रेन का सपोर्ट कौन कर रहे हैं। तो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, और यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं, सारे देश यूक्रेन को रसिया के खिलाफ इस युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं। जो अमेरिका के पहले के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनका देखिए फोटो, उनको देखिए तो लगेगा जैसे ये यूक्रेन का राष्ट्रपति नहीं है, उनका अपना बेटा है कि जाओ लड़ो, हम तो तुम्हारे पीछे हैं ही, इस तरीके से सपोर्ट किए हुए हैं। और कौन सपोर्ट कर रहा था? G7। जितने भी G7 कंट्रीज के मेंबर हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है, तो ये सारे मिलकर के हजारों करोड़, 50,000 करोड़ डॉलर का फंड जो है देने का वादा किए थे। और न जाने कितने फाइनेंशियल सपोर्ट जो है अमेरिका से, नाटो से, G7 से मिलने का जो है प्रॉमिस किया गया है यूक्रेन को। अब सब मिलके यूक्रेन को कह रहे हैं कि चलो तुम लड़ो, हम लोग पीछे से हैं। इसका साफ मतलब यही है कि यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के अमेरिका चला रहा है रसिया के खिलाफ। हालांकि जो नए राष्ट्रपति चुन के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना है कि हम जो है वॉर को रोकने का काम करेंगे। लेकिन अब किस हद तक वॉर को रोकने का काम करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उससे पहले अमेरिका क्या किया कि यूक्रेन को जो मिसाइल दिया है, आप कोई भी मिसाइल देते हैं, किसी भी कंट्री को बेचते हैं, तो उसके लिए, उसके इस्तेमाल के लिए परमिशन लेना होता है। बिना परमिशन के आप किसी भी कंट्री से खरीदा हुआ मिसाइल, हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन वगैरह आप इस्तेमाल वॉर में नहीं कर सकते हैं। तो यूक्रेन को दिया था लॉन्ग रेंज मिसाइल दिया था, जो कि चलाने का परमिशन अभी तक उसको नहीं मिला था अमेरिका के तरफ से। लेकिन अब ऐसे जो है एकदम अपना बेटा की तरह मानिएगा, तो जिद करेगा तो कभी ना कभी जो है आप परमिशन नहीं दीजिएगा। यूक्रेन को मिल गया परमिशन लॉन्ग रेंज मिसाइल छोड़ने का अमेरिका के तरफ से, वो चला दिया रसिया के ऊपर। अब रसिया के ऊपर चला दिया तो पुतिन साहब जो है गरमा गए। पुतिन साहब का कहना है कि जो एकदम से आप लोग बाउंड्री क्रॉस कर दिए हैं, पुतिन के द्वारा जो लाइन खींची गई थी, जो रेखा खींची गई थी, उसको अमेरिका ने क्रॉस कर दिया है। अब इसका भुगतान जो है करना पड़ेगा यूक्रेन को। भुगतान कैसे करना पड़ेगा? तो पुतिन साहब के पास भी है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका इस्तेमाल होता है एटॉमिक वेपन्स ले जाने में, एक जगह से दूसरे जगह इसमें लॉन्च करके छोड़ दिया जाता है। इसका रेंज 5000 किलोमीटर तक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहते हैं, ICBM। अब जो है रसिया जो है ICBM का इस्तेमाल कर लिया। हालांकि रसिया मान नहीं रहा है। नहीं मानने के पीछे सिंपल सा कारण है कि अगर क्यों जो है इसको मानता है रसिया, तो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि इस तरीके का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल आज तक किसी भी वॉर में नहीं हुआ है और इसका परमिशन किसी भी देश को नहीं है। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो इसके जो है पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी रसिया के खिलाफ हो सकता है, इसीलिए मान नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल का परमिशन दिया तो रूस का नुकसान हुआ, तो रूस भी जो है अपना जो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च कर दिया यूक्रेन के ऊपर। अब नहीं मानने का अगर बात कीजिएगा तो सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई नहीं मानने वाला, धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी ऐसा करता है, बहुत बात जो है करके मानता नहीं है। आतंकवादी भेज देगा, कहेगा नहीं हम नहीं भेजे हैं। जो है सैनिक लोग के गाड़ी पर अटैक करवा देगा, बोलेगा हम नहीं किए हैं। ऐसा ही 2019 में किया था, 14 फरवरी 2019 को भारत के सैनिक लोग जो पठानकोट में हमला करवा दिया। अब उसके जवाब में भारत एयर स्ट्राइक कर दिया। तो एयर स्ट्राइक कर दिया तो उसमें जो है बहुत सारे उन लोग का पूरा आतंकवादी संगठन का जो ठिकाना था वो नष्ट हो गया। लेकिन नहीं माना कि ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग के कंट्री में कोई नहीं आया है। उसके बाद क्या किया कि F-16 जहाज, अमेरिका का बनाया हुआ F-16 जहाज लड़ने के लिए भेज दिया। अब सोच लीजिए कि बिना किसी के परमिशन के आप लड़ने के लिए नहीं भेज सकते कोई भी फाइटर जेट, लेकिन F-16 जहाज भेज दिया। वो F-16 जहाज को हमारे विंग कमांडर अभिनंदन बाबू MiG-21, यानी कि ये भारत में यूज होने वाला सबसे लो कैटेगरी का फाइटर जेट है, हाँ, उससे जो है पाकिस्तान का सबसे हाई क्वालिटी वाला फाइटर जेट को उड़ा दिए। तो अब जो ये भी शर्म का बात है पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए जो है फाइटर जेट का बात भी नहीं माना था कि ना ना ऐसा जो हम लोग के तरफ जो है कोई फाइटर जेट नहीं गया था। अब माने कैसे?
अमेरिका मना किया था कि आपको यूज नहीं करना है, तब बिना यूज के आप एक तो पेट्रोलिंग पे भेज दिए, दूसरा में कि भारत का सबसे लो ग्रेड का फाइटर जेट से आपका सबसे बढ़िया फाइटर जेट उड़ा दिया। कैसे मानिएगा ये बात को? ये तो शर्म का बात है ही है, पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात थी। तो इसलिए नहीं माना। तो मानने और नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है, तो बिना आग के धुआं कैसे उठ सकता है? तो रसिया भी नहीं मान रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से नहीं चाहता है कि उसके खिलाफ हो जाए। जो मिसाइल रसिया इस्तेमाल किया है यूक्रेन के ऊपर, उसी मिसाइल में, उसी तरीके के मिसाइल में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर भी जो एटॉमिक हथियार, जो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरीके के मिसाइल में किया जाता है। तो अगर रसिया ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी रसिया के खिलाफ हो जाएगा। समझते हैं यूक्रेन के हिस्ट्री के बारे में कि एक समय था जब यूक्रेन पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे एटॉमिक वेपन वाला कंट्री था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन का इतना बुरा हाल हो गया कि आज वो अमेरिका और या दूसरे देशों पर निर्भर है अपने युद्ध में, इस युद्ध में सस्टेन करने के लिए। तो ये समय है उस समय का जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था। रसिया अलग नहीं था, यूक्रेन अलग नहीं था, दोनों एक ही यूनियन के मेंबर हुआ करते थे। लेकिन जो है जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन अलग हो गया रसिया से। जब सब साथ में थे, यूक्रेन और रसिया या जो भी सोवियत यूनियन एक साथ था, तो उस समय भी इन लोग के पास एटॉमिक हथियार हुआ करता था। ऐसा तो नहीं कि नया नया एटॉमिक हथियार कहीं से उत्पन्न हुआ है। तो जो सोवियत यूनियन हुआ करता था उसका जो एटॉमिक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किसके कंट्रोल में था? वो था रूस के कंट्रोल में। और उसके अलावा रूस के अलावा भी कई जगहों पे उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कहां कहां किया गया था? तो वो किया गया था कजाकिस्तान में, बेलारूस में और यूक्रेन में। 4 जगहों पर सोवियत यूनियन का एटॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन जब आप अलग हो रहे थे तो यूक्रेन चूंकि छोटा देश था बेचारा, अब इसके पास अगर एटॉमिक वेपन होगा तो कोई भी बड़ा देश या तो डरा के इसका एटॉमिक जो है वेपन का गलत इस्तेमाल कर सकता है, या ये अपने जो है इसको जरूरत पड़ेगा, मान के चलिए कुछ जैसे चोर क्या करता है, किसी का सामान चुरा लिया, अब उसको 100 रुपए का जरूरत है तो 100 रुपए में सोना का सामान भी बेच देता है। उसका कौन सा जो है अपना घर का पूंजी लगा हुआ है। अब यूक्रेन भी ऐसा कर सकता है कि मान के चलिए कि उसको जरूरत पड़ा फाइनेंशियली, तो किसी भी देश को अपना जो है एटॉमिक वेपन बेच दिया। तो इसलिए जब ये अलग हो रहा था, आजाद हो रहा था, तो इसको अपना सारा एटॉमिक वेपन किसको सौंपना पड़ा? रसिया को सौंप देना पड़ा। और उसके बाद यूक्रेन का सारा एटॉमिक वेपन चला गया इसके हाथ से। अब आज उस डिसीजन पे पूरे यूक्रेन को अफसोस होता है कि हम लोग आजादी का सौदा जिस एटॉमिक वेपन से किए, अगर आज वो हमारे पास होता तो शायद यूक्रेन और रसिया का वॉर इतने लंबे समय तक नहीं चला होता। समझते हैं यूक्रेन के पास क्या क्या एटॉमिक वेपन थे या किस किस तरीके की चीजें थी उसके पास। देखिए, उस जब जब सोवियत यूनियन एक साथ था उस समय यूक्रेन के पास 2500 से 4500 के नंबर में एटॉमिक वेपन थे। उसके बाद इसके पास 10 थर्मोन्यूक्लियर बम, ये वही थर्मोन्यूक्लियर बम है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। तो वैसा वैसा 10 न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के पास था। और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 170 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे यूक्रेन के पास केवल। और ये सारा ये दे दिया किसको? रूस को देना पड़ा आजादी के नाम पे। समस्या ये था कि अब उस समय यूक्रेन को कोई जानता नहीं था। जब 1990-91 में सोवियत यूनियन टूट रहा था तो रूस को यूक्रेन को कोई जानता नहीं था। तो बेचारा अपना प्रतिष्ठा बनाने के लिए कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, सारा दुनिया में मेरा नाम होगा, ये अपना सारा एटॉमिक वेपन सौंप दिया रूस को कि ना ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बड़े भाई हैं ही, हम जो है जरूरत पड़ेगा तो आपसे जब ले लेंगे। सारा एटॉमिक वेपन दे दिया रूस को और इसके ऊपर से एटॉमिक कंट्री का अटैक चला गया। अब आज वहां के सिटीजन हो चाहे वहां के पॉलिटिशियन हो या जो भी है, पूरे यूक्रेन को अफसोस होता है अपने इस फैसले पे कि हम लोगों को जो उस समय एटॉमिक वेपन सौंप दिए वो नहीं सौंपना चाहिए था। कुछ ना कुछ एटॉमिक वेपन अपने पास रखना चाहिए था। इसका पूरा जो है ईयर वाइज हिस्ट्री हम लोग समझते हैं कि 1991 में 1991 में यूक्रेन का फ्रीडम अनाउंस हुआ। 1994 में इसने एनपीटी साइन किया। एनपीटी होता है कि
आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं रखना चाहते हैं, इसका एक एनओसी तरीके का होता है। तो आप साइन कर दिया ट्रीटी और उसके बाद जो है क्या हुआ, सरेंडर लास्ट एटॉमिक वेपन टू रसिया इन 1996। 1996 में धीरे धीरे करके अपना सारा एटॉमिक वेपन किसको सौंप दिया, रूस को सौंप दिया। आखिर वाला 1996 में सौंपा था और उसी साल इसका एटॉमिक कंट्री का जो टैग था वो इसके साथ छीन गया। अब एटॉमिक कंट्री आज के समय में पूरे विश्व पे एटॉमिक वॉर का खतरा एनी टाइम मंडरा रहा है। सारा देश चाह रहा है कि कहीं ना कहीं से हम एटॉमिक कंट्री बन जाए, या तो परमिशन लेके बन जाए और नहीं तो चोरी छुपे। इजराइल और ईरान का वॉर जो हो रहा है उसमें भी यही कंडीशन है। ईरान के पास एटॉमिक वेपन ऑफिशियली नहीं है, पूरा विश्व मतलब सबके सामने वो अनाउंस नहीं किया कि मेरे पास एटॉमिक वेपन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ईरान के पास भी एटॉमिक वेपन है। तो सारा देश अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है और आज के समय में सुरक्षित एटॉमिक वेपन से ही खुद को किया जा सकता है। अब सोच लीजिए कि अगर यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एटॉमिक कंट्री होता तो शायद आज जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध 1000 दिन चल गया, इसका शुरुआत भी नहीं हुआ होता। तो इस तरीके से यूक्रेन अपना सारा जो है एटॉमिक कंट्री का टैग सौंप दिया अपनी आजादी के लिए, किसको, रूस को। और आज इसको अमेरिका और नाटो के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है इस वॉर में सस्टेन करने के लिए।